हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषांक ड्रैगन किंग का चौथा भाग। पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी इच्छाधारी नाग शक्ति आदि मानवों को रोकने में नाका नाकाफी साबित हो रही थी, क्योंकि इन आदि मानवों की पराशक्तियां भी उनसे उनकी समझ से परी थीं, और शारीरिक शक्तियां भी। आदि मानवों की सेना का नागदीप की ओर मार्च निर्विरोध जारी था। उस बिंदु का पता लग गया है नायक। आपके द्वारा सुप्तावस्था से उठाए गए ये सभी बायोबॉट्स 0 डिग्री अक्षांश 67.5 डिग्री और देशांतर की तरफ बढ़ रहे हैं। जानता हूँ, सुन लिया है मैंने, पर समस्या कुछ और है। उस स्थान पर तो कुछ है ही नहीं। यानी तुम कहना चाहते हो कि हम इनके यहाँ तक आने का इंतजार करें, ताकि वे अगर यहाँ तक आ गए तो नागदीप को तहस नहस कर सकें और मानवों के नगर नगर सुरक्षित रहें। मैं उन्हें नागदीप तक नहीं आने दूंगी। अगर उनसे लड़ना ही है तो ये युद्ध मानवों के क्षेत्र में लड़ा जाएगा। मुझ पर नागदीप की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मैं हर हाल में पूरी करूंगी, चाहे तुम मेरा साथ दो नागराज या विरोध करो। तुम्हारा कहना सही है विसर्पी, लेकिन ये नागदीप किसी खास मकसद से आ रहे हैं। ऐसे में अगर नागदीप की ही सुरक्षा कमजोर की गई तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। घबराओ मत। नागदीप के चारों तरफ हजारों द्वीपों की एक शेषनाग श्रृंखला है। यहाँ से लगभग 20 योजन की दूरी पर। हम उनको वहीं पर रोकेंगे। नागदीप तक उनकी लाशें तक नहीं पहुंचेंगी। मैं और महात्मा कालदूत यहीं पर रुकेंगे। महात्मा कालदूत हमारे सबसे प्रचंड योद्धा हैं। वे हमारे सुरक्षा व्यू का नेतृत्व करेंगे। उनके तो यहाँ पर रुकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मुझे जाना होगा नागराज, और इस युद्ध का नेतृत्व करना होगा। मैं सेनापति की हैसियत से नागदीप की समस्त इच्छाधारी नाग प्रजाति के सभी योद्धाओं को शेष नागदीप पर चलने का आदेश देता हूँ। विसर्पी हमारी शासक है। उनका निर्णय हम सबको मान्य है और अंतिम है, पर हम नागराज के निर्णय के साथ हैं। हम नागदीप की धरती पर ही प्राण लेंगे या प्राण देंगे। नागदीप पर अगर युद्ध लड़ा गया तो नागदीप बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें या तो निर्णय मानना होगा या दंड भुगतना होगा पंचनाग को। अगर जीवित रहे तो वह भी भुगत लेंगे महात्मन, पर हमें विश्वास है कि आपके शेष नागदीपों पर रहते हुए कोई भी आफत नागदीप के तट तक नहीं पहुंच पाएगी। दंड का निर्णय लौटने पर किया जाएगा। चलो सर्प सेना, अब हम हर द्वीप के लिए योद्धाओं का चयन करेंगे। प्रस्तर सर्प, तुम अपनी प्रजाति के सर्प योद्धाओं के साथ अग्र शेषनाग द्वीप पर रहोगे। तुम्हारा अधिक शरीर शत्रु के पहले धावे की तीव्रता को रोक लेगा। धूम्र सर्पों का कबीला उनके ठीक पीछे के 100 द्वीपों पर तैनात रहेगा। तुम पर कोई भी जैविक या विध्वंसक वार का असर नहीं करता। गुंथी सर्पों का कबीला पश्चिम के द्वीपों से नागदीप की रक्षा करेगा। तुम्हारे असाधारण मजबूत शरीरों से बने जाल पूर्व गति से उड़ते वायुयानों को भी रोक सकते हैं। पूर्वी दिशा में विसर्पी अन्य महानायकों के साथ तैनात रहेगी, जो अग्रपंक्ति से बचकर पार आ गई विपदा को रोकेंगे। और मैं जल के अंदर रहकर इस पूरे क्षेत्र पर नजर रखूंगा। कोई भी खतरा जलगत होकर नागदीप तक पहुंच गया तो हमारा पूरा प्रयास व्यर्थ तो जाएगा। अब बस हमें उस खतरे का इंतजार करना है जो ना जाने क्यों नागदीप की तरफ बढ़ रहा है। आदि मानवों द्वारा पैदा की गई वह प्रचंड लहर कोई भी पूरा महानगर बहा ले जाने की शक्ति रखती थी, परंतु प्रस्तर सर्पों के चट्टान जैसे शरीरों को बांध व टिका नहीं पाई। पहले वार में नागदीप ने बाजी मार ली थी, और इस हार से भौचक्के के रह गए आदि मानवों पर काबू पाने में विशालकाय प्रस्तर सर्पों के चट्टानी वार कामयाब होते दिख रहे थे। यह महासंग्राम बिना आंखों के भी देखा जा रहा था। नायक, अचानक कई आकृतियां प्रकट होकर हमारी सेना का रास्ता रोक रही हैं, और वे सफल होती दिख रही हैं। इमेजर इनको नाग प्रजाति का बता रहा है। शायद नागराज के साथ ही होंगे, पर ये बायो रोबोट्स बहुत विकसित तकनीक के हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता बहुत तेज है। ये जल्दी अपने शरीरों में बदलाव करके पासा पलट देंगे। सर्प इनसे ही उलझे रहेंगे और जल के नीचे से आगे बढ़ रही हमारी दूसरी टोली कुछ ही मिनटों में हमारी मंजिल तक पहुंच जाएगी। जल के नीचे कोई महासर्प मौजूद दिखता है। वह अकेले ही हमारी पूरी टोली को संभाले हुए है। कुछ आदि मानवों को तो उसने पहले इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है कि उन्हें किसी भी कमांड के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस महायोद्धा को तो सिर्फ प्रलय ही रोक सकती है। तो प्रलय लाएंगे हम। समुद्र क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्र मुझे दिखाओ, छोटी से छोटी चीज के साथ। पानी के नीचे तो आदि मानवों की लहर थमी हुई थी, परंतु सतह पर स्थिति विपरीत थी। प्रस्तर सर्पों का अवरोध ढह चुका था, पर अब धूम्र सर्पों की बारी थी, और कालदूत ने कुछ सोच समझ कर ही उन्हें प्रतिरोध की दूसरी पंक्ति बनाया था।
परंतु जल्दी ही पलड़ा आदि मानव की तरफ झुकता नजर आ रहा था। उनकी दहकती भुट्टियों के वार धूम्र सर्पों के शरीर पर घातक वार बरसाना शुरू कर चुके थे, और धूम्र सर्प इस भीषण ऊर्जा के सामने ठहर नहीं पा रहे थे। पश्चिमी दिशा से आती आदि मानवों की लहर को अभेद्य जाल बनाने में माहिर गुंती सर्पों की सुरक्षा पंक्ति भी रोक नहीं पा रही थी। किसी भी हथियार से ना कर सकने वाले उनके शरीरों को आदि मानवों की आरी की तरह घूमती कलाई किस अद्भुत तकनीक से काट रही थी, उसका अंदाजा तक वे नहीं लगा पा रहे थे। आदि मानवों की टोली ने भारी क्षति उठाने के बावजूद भी 3 अवरोध तो पार कर लिए थे, परंतु अंतिम अवरोध पर उनको रोकने की योजना हर पल बनाई जा रही थी। कुमारी, आदि मानव अपने शरीर को हमारे वारों के अनुकूल बड़ी तेजी से ढाल रहे हैं, और वे तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। तो फिर हम उनकी क्षमता को ही उनकी कमजोरी बनाएंगे। जैसे ही इनके उनके शरीर हमारे वारों को निष्क्रिय करने के लिए वारों के अनुरूप ढलेंगे, हम वार को बदल देंगे, दूसरे प्रकार के वार का प्रहार शुरू कर देंगे। नाग शक्ति ने बड़े कारगर तरीके से आदि मानवों की शक्ति को छीन करके उनका आक्रमण रोक दिया था। नायक, यह तो कोई महाशक्ति है। हमारी फौज इनकी सुरक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रही है, उल्टे ये हम पर भारी पड़ रहे हैं। भारी पड़ रही है? ये अवश्य नाग शक्ति है, और अगर हमारे सेंसर भी इन्हें भाप नहीं पा रहे हैं तो ये अवश्य इच्छाधारी नाग होंगे। डायनासोर्स के अलावा पृथ्वी पर सिर्फ इच्छाधारी नागों में ही हमारे आदि मानवों को झेल सकने की शक्ति है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो हमारी पूरी सेना निष्क्रिय हो जाएगी। तुमने अभी तक मुझे उस क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी क्यों नहीं दी है? जल्दी करो, मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। तब तक कपालिक को इस युद्ध में उतार दो। वह हमारा ऐसा आखिरी हथियार है जो इच्छाधारी नाग शक्ति से भी निपट सकता है। काश, सॉरी, आदि मानवों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही थी। काश नागराज यहाँ हमारे साथ होता, अब तक तो हम यह युद्ध जीत चुके होते। समुद्र में अब वह लहर कैसी? क्या कोई और हमलावर टोली आ रही है? हे शेषनाग, ये क्या है? आ, आपने सही कहा, अभी तो नागराज को यहाँ पर होना चाहिए था। कुछ ही पलों में कुछ ही पलों बाद वह अज्ञात हमलावर युद्ध क्षेत्र का नक्शा पलट चुका था। नागदीप की सुरक्षा दीवार कुछ ही देर में ढह चुकी थी, पर एक स्तंभ अभी तक खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आता कि यह आखिर है क्या, और इन्हें नागदीप से क्या चाहिए। इनमें से कुछ ही जिंदा बचे हैं। सबको मत मारना, कुछ को जिंदा पकड़ना आवश्यक है, ताकि इनसे इनके षड्यंत्र का पता चल सके। कोई आ रहा है। तो ये थी इनकी चाल। इनके असंख्य सैनिकों से लड़कर थक जाएं, तब ये अपना महायोद्धा भेजेंगे। महायोद्धा नहीं, कपालिक। अभी अभी कुछ ही पलों में हजारों नागों का ध्वंस करके आ रहा हूं मैं, तुझे नष्ट करने। मैं तो उतना समय भी नहीं लगेगा। हाँ ना, हमारा भी यही विचार है। तुझे तेरे कर्मों का दंड देने में हमें उतना समय भी नहीं लगेगा। नायक, कपालिक इस लड़ाई को लंबा तो खींच सकता है, पर इस महायोद्धा पर हावी नहीं हो सकता। कुछ कीजिए जल्दी। तूने मुझे भौगोलिक मानचित्र देकर काम को आसान बना दिया है। रास्ता मिल चुका है मुझे, और मैंने कमांड भेज दिए हैं। इस महायुद्ध को उड़ाने के लिए हमें महाविस्फोटक चाहिए, और वह महाविस्फोटक है यह जलगत ज्वालामुखी, जिसमें हमारा एक सैनिक विस्फोट कराएगा, और यह विस्फोट इन दोनों की चिथड़े उड़ा देगा। कपालिक को तो हम रिपेयर कर लेंगे, परंतु इनके ईश्वर के यहाँ यह सिस्टम नहीं है। इस महायुद्ध को अपने टुकड़े बटोरने में ही अब घंटों लग जाएंगे, और तब तक हमारा काम हो चुका होगा। ये क्या था? पता नहीं नागराज, पर यह किसी अनिष्ट का सूचक अवश्य है, क्योंकि आमतौर से नागदीप का हर वासी हर वक्त एक दूसरे के मानसिक संपर्क में रहता है, और अभी मैं किसी से भी संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ। विसर्पी से थोड़ी देर पहले तक संपर्क था, पर अब नहीं है। मामला खतरनाक है। उफ, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। अगर वह खतरा मेरे रहते आता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर, लो, अब पूरी कर लो अपनी हसरत। ये तो सैकड़ों हैं। जो सैकड़ों से न लड़े वह लड़ाका कहलाने का हकदार नहीं। अपनी अपनी जगह ले लो पंचनागो। नागदीप की सुरक्षा अब हमारे 6 कंधों पर ही टिकी है। ये नागदीप के तट से अगर आगे बढ़े तो समझना कि हमारी जान हम पर बोझ है। यहाँ तक आने का साहस करके इन्होंने अपनी जान को बोझ बना लिया। नागराज, मेरे नाग बाण तो निशाने पर ही हैं, बस इनके शरीर में दिल जैसी कोई चीज भी हो। आदि मानवों को रोकना मुश्किल सिद्ध हो रहा था, क्योंकि शायद उनके पास दिल जैसा कोई अंग नहीं था। उनके शरीर के परखच्चे तो उड़ रहे थे, लेकिन उन पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा था। आदि मानवों की फौज अगर आगे नहीं बढ़ पा रही थी
तो पंचनाग उन्हें पीछे भी नहीं हटा पा रहे थे। बर्र, इनको बचाना इनको बचाना मुश्किल लगता है। बहुत बासी माल है। आदि मानवों की परिस्थितियों के अनुरूप शक्ति डालने की क्षमता पंचनागों पर भारी पड़ रही थी। पंचनागों के सीमित क्षमता वाले वारों की तरह उनके होश भी कुंद होते जा रहे थे। नागदीप को बचाए रखने का बोझ अब नागराज के अकेले कंधों पर बढ़ता जा रहा था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पंचनाग अपनी सारी शक्ति लगाकर भी इनके सामने ठहर नहीं पाए। मेरी विश्वंकार भी इनको ज्यादा विचलित नहीं कर पा रही है। ये आखिर है क्या चीज? उफ, अगर यहाँ की जमीन चट्टानी ना होती तो मैं इन सबको सर्प सुरंग खोद कर यहीं पर दफन कर देता। अब तो इच्छाधारी नागों को अपने शरीर से निकालना ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन ये भी कितने कारगर सिद्ध होंगे, ये कहना मुश्किल है। अरे ये क्या? ड्रैगन किंग, तुम जिंदा हो? जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक ड्रैगन किंग कैसे मर सकता है? पर तुम यहाँ पर कैसे? इस खतरे के आने का आभास था मुझे। बड़ी मुश्किल से बचा मैं ध्वस्त होती डायनो सिटी से। अब मैं सूर्य की ऊर्जा पर चल रहा हूँ। अगर मेरी ड्रैगन आर्मी भी बच सकती तो काम बहुत आसान हो जाता। पर खैर, मुझे इनको मारने के लाखों तरीके सदियों से पता है। नागराज और ड्रैगन किंग घाव पर घाव खा रहे थे, लेकिन आदि मानवों की बची कुची सेना का भी तेजी से सफाया हो रहा था। एक बड़ी कीमत पर जल्द ही वह युद्ध जीता जा चुका था। नागराज और ड्रैगन किंग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अह, खतरा टालने में मदद करने के लिए शुक्रिया। कुछ समय लगेगा पर मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। पर मेरी नहीं, अब मेरे घाव नहीं भरेंगे। पर यह सब है क्या? अगर इस वक्त तुम मेरी मदद ना करते तो मैं तुम्हें हमेशा एक दुष्ट प्राणी ही समझता। और इन आदिमानवों को दोस्त? कौन है ये आदिमानव, और नागदीप से इनका क्या रिश्ता है? सच्चाई तुम्हें जाननी ही पड़ेगी नागराज। पहले मौका ही नहीं मिला, वरना यह गलतफहमी ही ना रहती। डायनासोर और सरीसृप कभी भी किसी की प्रजाति के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि हम हमेशा उनके संरक्षक रहे। क्योंकि लंबे समय तक अस्तित्व काल में रहने के कारण हमने हर तरह की तकनीक में प्रगति की थी। अभी मैंने तुम्हें मानवों के न- अभी मैंने तुम मानवों के नगर देखे। तुम अभी हमारे 10% तक भी नहीं पहुंचे हो। आदि मानव जैसे प्राणी हमारे अस्तित्व के दौरान भी थे, और हम अन्य प्रजातियों से ज्यादा उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि उनमें हमें बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई देती थी। हम उन्हें अपनी प्रगति में भागीदार बनाना चाहते थे। इसी दौरान एक दिन हमारे पास एक संदेश आया। संदेश सुदूर तारामंडल के प्राणियों से आया था। उनके सूर्य का ईंधन समाप्त हो रहा था और वे नए घर की खोज में थे। हमारा ध्यान ध्येय सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर प्रजाति को पनपने का अवसर देना था, ताकि प्रकृति की कोई भी रचना विलुप्त न हो पाए। उस वक्त मंगल ग्रह की तरह पृथ्वी के दो चंद्रमा थे, एक बड़ा और दूसरा उससे छोटा। हमने उनकी एक टीम को छोटे चांद पर रहने की इजाजत दी थी, ताकि वे उस क्षेत्र में रहकर अपने रहने योग्य किसी नए ग्रह की तलाश कर सके। ये परग्रही सौरा नामक सुदूर ग्रह से आए थे और खुद को सौरारी कहते थे। हम अगर तकनीक में निपुण थे तो सौरारी जैविक ज्ञान में माहिर थे। ये जैविक ऊर्जा का ही भक्षण करते थे और जैविक ऊर्जा के दम पर करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनका शरीर भी ऐसे भौतिक कणों से बना था जिनका वाइब्रेशन इतना अधिक था कि हमारी सामान्य दृष्टि क्षेत्र के बाहर था। यानी वे अदृश्य थे। यही समझ लो। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं वैसे वैसे सौरारियों की वास्तविक मंशा सामने आने लगी। उनका इरादा पृथ्वी पर पनप रहे जैविक जीवन को बायो एनर्जी में बदलकर अपना भोजन बनाना था। लेकिन हमारे रहते ऐसा कर पाना मुश्किल था। वे जानते थे कि हमारी तकनीक के सामने नहीं टिक सकते। इसलिए उन्होंने हमें रास्ते से हटाने के लिए एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने बायो रोबोट्स बनाए और उन बायो रोबोट्स को सादी मानव आबादी में मिला दिया जिनका हम संरक्षण करते थे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारी तकनीक को सीखा, हमारी कमजोरियों को समझा, और फिर छुप छुप कर हमारे गुटों का जैविक हथियारों से सफाया करना शुरू कर दिया। वही जैविक हथियार जिन्हें तुम आज शायद वायरस और बैक्टीरिया कहते हो। पर हम तो जानते हैं कि डायनासोर करोड़ों की तादाद में थे और पूरी पृथ्वी पर थे। इतनों को मारना तो असंभव था। सही जानते हो तुम। पर हर डायनासोर प्रजाति विकसित नहीं थी। हम में से खास प्रजातियों के कुछ लाखों डायनासोर ही बुद्धिमान थे। सिर्फ वे ही सौरारियों के रोबोट्स का निशाना थे। स्वारा उन बायो रोबोट्स का लीडर था। हम डायनासोर प्रजाति पर आई इस विपदा का कारण ढूंढने में जुट गए और स्वारा उसमें हमारी मदद करने लगा। हम अनजाने में दुश्मन को अपना राज बता रहे थे और वे उसकी काट ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में हमारी आधा आबादी आधी रह गई थी। लेकिन एक दिन हमें कारण का पता चल ही गया। सौरारियों की गद्दारी सामने आ गई और हमने चांद पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमारी योजना का पता चलते ही उन्होंने अपने बायो रोबोट्स को सुप्तावस्था में भेज दिया, और फिर उन्होंने एक महा भयंकर चाल चली। सीधी लड़ाई में हम उनका समूल नाश कर देते, इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपनी बस्तियों को दूसरे चांद पर स्थानांतरित कर लिया और छोटे चांद को पृथ्वी से टकराने की तैयारी करने लगे। उस टक्कर से हमारा
उस टक्कर से हमारा अस्तित्व मिट जाना निश्चित था। पर यह टक्कर सवारा जैसे अन्य बायो रोबोट्स के लिए भी खतरा हो सकती थी। सौरारियों ने अपने रोबोट्स को नजरअंदाज किया था और यह समझ में आते ही सवारा बागी हो गया। वह सीधा मेरे पास आया और उसने मुझे सौरारियों की यह योजना बताई। चांद को तो रोकने की कोशिश हम कर सकते थे, सफल भी हो सकते थे और असफल भी, लेकिन ऐसे में किसी भी सौरारी को पृथ्वी पर आने से रोकना जरूरी था। समय कम था और हम जानते थे कि सौरारी हम पर नजर रखे हुए थे। काम को अंजाम देने का एक ही तरीका था, सवारा। सौरारी नहीं जानते थे कि सवारा पाला बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ड्रैगन किंग के 5वें और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।